पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जी, आज जब मार्केट सुबह ओपन हुई तो डायरेक्ट 300 पॉइंट्स ऊपर थी। अब कल के प्रेशर के बाद तो ये एक मुअम्मा था कि ऐसा क्यों स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे उसी तरह ना किसी ने कौला हवा में फेंका और वो नीचे गिरा, तो उसी तरह नीचे गिरी। तकरीबन 61 के पास जाके एकदम 6500 के पास आ गई और फिर ऊपर गई और फिर नीचे। यानी कि आज उसने दिन में 2 दफा 500-500 पॉइंट्स की करेक्शन ली। तो अभी भी इस तरह से करेक्शन का सिलसिला जारी है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। पता कोई नहीं होता, अंदाजा ही लगाना होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्केट 60,000 से नीचे नहीं जाएगी, या अगर गई भी तो सिर्फ लोगों के स्टॉप लॉसेस तोड़ने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि 60,000 का लेवल टूट गया है। शायद 59,500 तक चली जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि वहां से नीचे जाए, अनलेस कि कोई बहुत बुरी न्यूज आ जाए या कोई ऐसी न्यूज आए जिसको बुरा बना के मार्केट में एक करेक्शन ले आए। लेकिन इस तरह डे टू डे करेक्शन तो साथ साथ चल रही है। तो अभी के लिए स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर यही होती है कि अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए तो थोड़े से शेयर्स बेच दें, अगर नीचे आए तो थोड़े से खरीद लें। थोड़े बहुत इस तरह आप कर सकते हैं, करना चाहें तो। कुछ शेयर्स में कई दफा इस तरह 2-3 मूव्स मिल जाती हैं और हम पे तो अल्लाह का फजल आज भी जारी रहा। आज फिर हमारा एक शेयर चल गया, शाह मुराद, ये कैप के पास चला गया था। हमने थोड़े से कैप पे बेचे, फिर वो नीचे आ गया, थोड़ा सा 2-4 रुपए नीचे बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल इसमें 5% का गेन रहा। तो मोगैम्बो खुश हुआ। इसके अलावा तो कोई खास शेयर हमारा नहीं चला, लेकिन आज यही बेहतर रहा। ईपीक्यूएल ये है कि आज ज्यादा ऊपर तो नहीं गया, लेकिन ज्यादा नीचे भी नहीं गया, तो उस हिसाब से इट वॉज गुड। ये बीच में वैसे सुबह चला गया था, लेकिन आज फिर हमारे ब्रोकर का मसला था, तो सुबह हम फॉलो नहीं कर सके। फिर थोड़ा नीचे बंद हुआ है, लेकिन है पॉजिटिव ही अभी। तो इससे ये इंडिकेशन हो सकती है कि कल वाले वॉल्यूम्स फिर इसमें जेन्युइन ही लगे हों, बट लेट्स सी। लेकिन अगर नीचे भी आ जाता है तो हम तो इसमें अभी होल्ड करके बैठे हैं, तो ये भी हमारे लिए तो पॉजिटिव है। लेकिन बात वही है ना कि हमने कुछ बेच दिए थे। अब अगर ये नीचे चला गया तो हम वो बाय बैक कर लेंगे, ऊपर गया थोड़े और निकाल देंगे। तो यही स्ट्रेटेजी हम ज्यादातर शेयर्स में अपनी रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। अब अगर सर्किट ब्रेकर्स को देख लें तो फिर बहुत सारी, कौन कौन सी, सी सैप हो गया, कल इसका हमने वो मटेरियल इंफॉर्मेशन हाईलाइट की थी, उसका इम्पैक्ट प्रोबेबली होगा। तो एफएफबीएल भी हो गया, इसको जरा सा देखते हैं। उसके अलावा धोखेबाज शेयर एमएफएफएल, ये भी हो गया। उसके अलावा कोई खास नहीं। और लोअर कैप में देखें तो लोअर कैप में आज काफ़ी कंपनीज थी, लेकिन फिर भी कोई काबिल जिक्र नहीं। अच्छा, एफएफबीएल की हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। बेसिकली देखें, जो ब्रोकर हमें जब कहते हैं ना कि ये शेयर अच्छा है या वो शेयर अच्छा है, ये ले लें वो ले लें, तो हम उनकी हवा में बात तो नहीं मानते। लेकिन जो हमने थोड़े दिनों पहले बात की थी कि ये देखें, इसके जो फाइनेंशियल्स का जो लास्ट क्वार्टर है उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद इसमें मूव भी बनी है। तो एकेडी ने अपनी रिसर्च वीडियो में ये बताया है कि उनके मुताबिक अगले साल या अगले 4 क्वार्टर्स में इसकी 16-17 रुपए की ईपीएस हो सकती है। और डिविडेंड तो कई सालों से नहीं दिया, लेकिन अगर डिविडेंड ना भी दें और इतनी ईपीएस वाकई में हो गई तो उसकी बेसिस पे वो ईपीएस आने से पहले इसमें कुछ कैपिटल गेन हो सकता है। तो हमने थोड़े से लिए थे। अब देखें कल इसकी परफॉर्मेंस, कल इसको इन्होंने मारा था और मार के 22 रुपए 33 पैसे पे ले गए थे। तो हमने इसको 1-2 हजार नीचे बाय कर लिए थे और आज इसमें अपर कैप लगा दिया, तो हमने वो बेच दिए। लॉन्ग टर्म में अगर कोई रखना चाहे तो अपने रिस्क पे लेके रख सकता है, क्योंकि अगर वही बात है कि अगर ब्रोकर की बात, क्योंकि ब्रोकर किसी बेस पे ही असेसमेंट करते हैं, उनकी बात सही भी हो सकती है लेकिन गलत भी हो सकती है, उनकी असेसमेंट भी गलत हो सकती है। तो अगर इसके इतने प्रॉफिट्स ना हुए तो हो सकता है ज्यादा ऊपर ना जाए, लेकिन बाकी में अगर अगले 4 क्वार्टर्स में 15-16 रुपए के प्रॉफिट्स होने वाले हैं तो काफी पोटेंशियल मौजूद है कैपिटल गेन का। बहरहाल हमने 2-3 हजार ही हमारे पास पड़े हैं, 2-3 हजार पहले थे वो बेच दिए, तो ज्यादा अभी हमने नहीं किया। उसके बाद जी देखें, ये फौजी सीमेंट कंपनी का आज एक नोटिस आया। वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट फौजी सीमेंट हैज सक्सेसफुली कमीशन्ड इट्स ग्रीनफील्ड सीमेंट प्लांट। 6500 टन पर डे कैपेसिटी है उसकी। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इसके बाद वो थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री हो जाएंगे।
और जाहिर बात है इसकी वजह से इनकी सेल्स तो इंक्रीज होने की काफी उम्मीद है। अब इसके बाद थोड़ी सी जंप तो लगी लेकिन फिर वहां पे रुक गया। बहरहाल ये पॉजिटिव न्यूज है इसके लिए। एक भाई ने इसका पूछा भी हुआ था तो हम साथ ही इसकी असेसमेंट भी कर लेते हैं। अगर फाइनेंशियल्स देखें तो 2023 में 3 रुपए थे और 24 के पहले क्वार्टर में 1 रुपया है। पे आउट्स को देखें तो पे आउट इसने कोई खास काफी अरसे से नहीं दिया, तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से तो नहीं है सही। लेकिन अगर यहाँ से इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होके इसकी रेवेन्यू और इसके प्रॉफिट्स में इंक्रीज का पोटेंशियल अगर आ गया है तो उसकी वजह से यहाँ से कैपिटल गेन हो सकता है। अगर 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो ये वैसे 10 साढ़े 10 रुपए पे ले जाके फिर 17 रुपए पे आया, तो इतना जंप तो इसने ऑलरेडी ले लिया है। लेकिन अगर मार्केट ने अपना अपवर्ड ट्रेंड जारी रखा तो ये उन कंपनियों में से है जो यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। बहरहाल डिविडेंड यील्ड के हवाले से हमारी कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है डिविडेंड आगे भी ना दें। कैपिटल गेन का अगर आपने सोचना है तो उस हिसाब से देख लें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसी प्राइस में हमें ठट्ठा सीमेंट बेहतर लग रहा है। और उसका मेन रीजन यही है कि वो अपने शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, और अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मिलती जुलती है फौजी सीमेंट से लास्ट क्वार्टर में। बहरहाल हो सकता है इस कैपेसिटी इंक्रीज की वजह से इनके प्रॉफिट बढ़ जाएं। फिर मुगल आयरन ने एक न्यूज दी, ये कहते हैं कि इन्होंने जो है मुगल एनर्जी बाय कर ली है, लेकिन वो ऑपरेशनल होगी 18 महीने के बाद, और उसके बाद वहां से इनको बिजली वगैरह मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट में कमी आएगी। तो लॉन्ग टर्म में इनके लिए अच्छा हो सकता है। बहरहाल हम इसका ऑलरेडी असेसमेंट कर चुके हैं कि अभी किसकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से इसका रेट हाई है। लेकिन वही बात है कि अगर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती रही तो ये भी उन शेयर्स में से है जो शायद थोड़ा थोड़ा ऊपर चला जाए। हमारी लिस्ट में तो नहीं है, आप अपना फैसला खुद कर लें। फिर चकवाल स्पिनिंग मिल्स के रिजल्ट्स आए, इसका तो बिजनेस नहीं चल रहा तो ये फारिग है। एक्साइड के रिजल्ट्स आए और इसका देखें तो इसकी इस क्वार्टर की जो ईपीएस है वो 24 रुपीज है। पिछले क्वार्टर में तकरीबन 73 थी, उस हिसाब से काफी कम हो गई है। रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट तो कम हुआ ही है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट बढ़ गई है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट ज्यादा कम हो गया है। अब 6 महीने में 97 रुपीज की ईपीएस के हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि ये अंडर वैल्यूड है। लेकिन इस क्वार्टर के रिजल्ट क्योंकि अच्छे नहीं आए तो ये कहना मुश्किल है कि पूरे साल में 200 का ईपीएस होगा। हो सकता है अगले 2 क्वार्टर्स में भी 20-20 का ईपीएस रहे तो साल का 150 बने। और पिछले साल 97 का ईपीएस था, डिविडेंड बहुत ही थोड़ा सा दिया, 10 रुपए, और उससे पहले 5 साल डिविडेंड कोई दिया ही नहीं। तो बाहर फ्यूचर में ज्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट करना इससे फजूल है, और इसीलिए ये हमारी लिस्ट में नहीं है। वरना ओवरऑल ईपीएस इतना बुरा नहीं है। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। 5 साल को अगर देखें तो ये एक दफा 625 तक भी गया था, और जाने को जा सकता है क्योंकि कई दफा टेक्निकल्स के मुताबिक शेयर्स को चलाया जाता है। ट्रेंड भी इसका अपवर्ड है, लेकिन फिर भी हमारी ये लिस्ट में नहीं है। क्योंकि जिन भी कंपनीज के प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा वेरिएबल हों, यानी कभी 70 कभी 20 कभी 10 का ईपीएस ला रहे हों, तो हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उनका फिर प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये डिविडेंड भी ज्यादा नहीं देते, तो ये दोनों चीजें हमारे हिसाब से इसके फेवर में नहीं जाती, इसलिए हम इसमें इन्वेस्ट करने का इरादा नहीं रखते। उसके बाद एक भाई ने एनसीएल का पूछा है, तो एनसीएल को देख लेते हैं। तो 21 में 23 रुपए कमाए थे इन्होंने, 22 में 31 रुपए कमाए थे, और 21 में इन्होंने 5 रुपए का डिविडेंड दिया था, 22 में 7 रुपए का, यानी तकरीबन इनका पे आउट रेशियो था 20%। तो टेक्सटाइल कंपनीज में से ये उन कंपनीज में से एक है जो थोड़ा बेहतर डिविडेंड देते हैं, वरना बहुत सी कंपनीज तो 500-500 का ईपीएस कमा के 30-40 रुपए देती हैं। इसीलिए एक जमाने में ये हमारी लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन फिर 23 में लॉसेस में चला गया, और ये वो वक्त था जब हमने तमाम टेक्सटाइल सेक्टर को अपनी लिस्ट से निकाल दिया। अब अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो क्वार्टर 1 में इसके 2 रुपए की ईपीएस आई। अगर 23 के आखिरी क्वार्टर की बात करें तो 23 के क्वार्टर 4 में भी इसकी 2-2.5 रुपए की ईपीएस हो गई, और क्वार्टर 3 में भी 1.6 की ईपीएस थी। तो हम सेफली ये एज्यूम कर सकते हैं कि 2024 में ये तकरीबन इसी तरह चलता रहे तो 8 से 9 रुपए की ईपीएस इसकी हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि इसने अपने ऑपरेशंस को स्टेबलाइज कर लिया है, और 9-10 रुपए की ईपीएस के साथ ये 2 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। तो अगर ईपीएस 9-10 रुपए रहती है और 2 रुपए का डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड यील्ड के हवाले से उतना अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन फ्यूचर में क्योंकि बड़ी अच्छी कंपनी रही है पास्ट में, और फ्यूचर में अगर ये अपने ऑपरेशंस को बेहतर करते हैं, ईपीएस बढ़ता जाता है,
और डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली देते जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसमें बेनिफिट हो सकता है। अब 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये 50 तक भी काफी अरसे रहा। ये वही वक्त है जब इसकी ईपीएस 20 से 30 थी। अब वैसे अगर आप देखें, जैसे ये खबर है कि पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट्स टू क्रॉस 6 फिगर्स आफ्टर 5 years, इस साल कॉटन की बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हुई है, तो हमारे पास तो कोई ऐसा असेस करने का मैकेनिज्म नहीं है कि उसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी इंप्रूव होगी या नहीं होगी। लेकिन जनरली जो हमने एक दो कंपनियों के कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस अटेंड किए हैं तो उनकी मुश्किलात तो अभी कम नहीं हुई, लेकिन कॉटन की प्रोडक्शन की वजह से टेक्सटाइल सेक्टर को आजकल बूस्ट जरूर मिला हुआ है, तो हो सकता है इसकी प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाए। लेकिन एट दिस टाइम हमारे लिए इट इज टू अर्ली टू असेस कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ज्यादा हो सकती है और डिविडेंड कितना बढ़ सकता है। फिर भी क्योंकि प्रॉफिट्स में वापस आ गए हैं तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा शेयर हो सकता है और हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस डिविडेंड यील्ड वाले, अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स में ही होता है। चाहे वो बहुत ज्यादा ऊपर जाने का पोटेंशियल ना भी रखते हों, फिर भी स्टेबल इनकम और स्टेबल डिविडेंड्स को हम प्रेफर करते हैं। अब आखिर में आज हम ओजीडीसी पे बात करते हैं। ओजीडीसी का ना आज कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन था और उसमें कुछ लोगों ने सवाल किए और हमने भी सवाल किए। जैसे एक सवाल ये था कि ये जो वन टाइम बिग डिविडेंड की बातें हो रही थी उसमें कितनी सच्चाई है। तो उस पे उन्होंने जवाब यही दिया कि गवर्नमेंट ने उनको फॉर्मली इस चीज के बारे में कभी भी अप्रोच नहीं किया। अगर कभी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें होल्डिंग है, अगर गवर्नमेंट कभी ऐसा डिसाइड करेगी और उन्हें अप्रोच करेगी तो हो सकता है वो उस तरह हो जाए। लेकिन जो पीछे जो भी बातें हुई थी कंपनी लेवल पे, उनके साथ ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि वो मार्केट में एक शुरली छोड़ी गई थी और उसकी वजह से शेयर में हलचल हुई थी। बाकी हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्यूचर डिविडेंड्स के मुतालिक और फ्यूचर में रिसीवेबल्स के क्लियर होने के मुतालिक क्या पेशन गोई है। अब इस पे उन्होंने यही कहा कि ये जो गैस की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, इस पे उन्होंने मीटिंग्स करनी है एसएनजीपी के साथ और उन्होंने फोकस अपना पूरा करना है कि अब एसएनजीपी उनको गोइंग फॉरवर्ड पेमेंट करती रहे। यानी कि वो इस तरफ फोकस कर रहे हैं कि जो पुराना इतना ज्यादा जो रिसीवेबल्स, जो इतने डेट्स इकट्ठे हुए हुए हैं, वो तो एकदम रिलीज कोई नहीं करेगा, तो उसकी उम्मीद मत लगाएं। लेकिन वो चाहते ये हैं कि जो पुराना है वो तो एसएनजीपी और एसएसजीसी असेस करें कि वो किस तरीके से क्लियर करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि गैस प्राइस इंक्रीज से जो कलेक्शन उनकी बढ़ेगी, तो आज के बाद उन पैसों की बर वक्त अदायगी शुरू हो जाए। यानी हमने आईएमएफ की कुछ शर्तों के बारे में रूमर्स सुने थे, कुछ तो फजूल रूमर्स थे कि आईएमएफ की शर्त है सर्कुलर डेट खत्म करें। लेकिन एक इसी तरह का रूमर आया था जो कि शर्त लॉजिकल लगती है, वो ये कि आपका जो सर्कुलर डेट जहां पे है यहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ऊपर ना जाने का मतलब है कि जो पुराना है वो तो पड़ा रहे, लेकिन जो भी नया आए उसको क्लियर कर दिया जाए। तो इस बारे में उन्होंने एसएनजीपी और एसएसजीसी के साथ मीटिंग्स करनी है, बट दे आर होपफुल कि इस तरफ काम शुरू हो जाएगा। और जब इस तरफ काम शुरू हो जाएगा तो वन टाइम बिग डिविडेंड अगर ना भी आए, लेकिन डिविडेंड में इंप्रूवमेंट जरूर आएगी और वो उम्मीद है अगले साल के Q1 से आनी शुरू होगी। अब अगर इसकी फाइनेंशियल्स को देखें, 23 में इसने 52 रुपए की ईपीएस दी और पे आउट था 23 में 8 रुपए का। अब अगर 24 की बात करें तो 24 के पहले क्वार्टर में 11 रुपए की ईपीएस है। ये एक स्टेबल कंपनी है और परफॉर्मेंस इसकी अच्छी चलती है, तो अज्यूम करें कि इसी तरह 2024 में इनकी 40 रुपए की ईपीएस होती है। और ये सर्कुलर डेट के मामला जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगले साल से इनको टाइमली पेमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो हमारी एस्टिमेशन है कि इनका डिविडेंड पिछले सालों से कम 2 गुना हो सकता है। यानी कि अगर पिछले साल 8 रुपए का डिविडेंड था तो 2024 में, या ये समझें कि कैलेंडर ईयर 2024 में तकरीबन 16 रुपए का डिविडेंड हो सकता है। और उस हिसाब से इसको इस रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। देखिए, जो हमने 16 रुपए डिविडेंड की एस्टिमेशन की है ना, वो हमारे मुताबिक कम से कम है, क्योंकि जब इनके रिसीवेबल्स के इशू चल रहे थे तब ये 8 रुपए दे रहे हैं। अगर वो इश्यूज कम हो जाते हैं तो 16 रुपए तो बड़ी आसानी से दे सकेंगे। लेकिन अगर इनकी ईपीएस 40 ही चलती रहती है तो कोई पता नहीं वो डिविडेंड ज्यादा भी देना शुरू कर दें। क्योंकि देखें, इसमें सिर्फ 15% होल्डिंग है पब्लिक की, 85% होल्डिंग है गवर्नमेंट की।
तो मतलब जब ये डिविडेंड देंगे तो उसका 85% तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए कैश की जरूरत होती है और उनके टैक्स के टारगेट्स भी होते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट ज्यादा डिविडेंड देने का डिसाइड कर ले। अगेन इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन हम एक सेफ असेसमेंट यही करते हैं कि कैलेंडर ईयर 2024 में 16 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं, और उस हिसाब से आप इसको लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेट करें डिविडेंड यील्ड के हवाले से। बाकी क्लैरिटी तो फिर तब ही आएगी जब ये डिविडेंड देना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अगर इन्होंने ज्यादा डिविडेंड देना हो तो Q1 2024 के रिजल्ट्स आने से पहले ही इस शेयर की प्राइस में मूव बन चुकी होगी। और वैसे भी अगर मार्केट के इंडेक्स को यहां से और ऊपर लेके जाना है, 70-80 हजार की तरफ जाना है, तो OGDC इज वन ऑफ दो शेयर्स कि जिसको चलना ही पड़ेगा। तो पॉइंट यही था कि आज के कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में हमें उनकी तरफ से फ्यूचर डिविडेंड के लिए कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिले, तो हमने सोचा ये खबर आप तक पहुंचाएं। लेकिन फिर भी बात वही है कि आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करें और सारा पैसा एक शेयर में मत लगाएं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगले 5-6 महीने में भी ये शेयर ना चले, यहीं पे रुका रहे, ऊपर नीचे होता रहे। तो वो तो पता नहीं होता कि स्टॉक मार्केट में किस वक्त कौन सा शेयर चलाया जाएगा। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए इसको पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, और हम भी इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। अगर चार्ट को देखें तो ये अपवर्ड ट्रेंड में ही है, और कुछ टेक्निकल एनालिस्ट के मुताबिक 120 रुपए पे इसका ब्रेकआउट होगा। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो इसके ब्रेकआउट का इंतजार कर लें, वरना हम तो समझते हैं कि अगर शेयर अच्छा है और लॉन्ग टर्म में उससे अच्छे की उम्मीद है तो ये 10 रुपए उसके छोड़ने नहीं चाहिए, जो आप ब्रेकआउट के इंतजार में छोड़ देंगे, यानी 120 माइनस 109। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।